बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू। तो आज हम जो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें आज करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब तक हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जो कोवलेंट बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दो एटम के बीच में जो शेयरिंग होती है, जो फोर्स होती है, उसके बारे में कोवलेंट बॉन्ड में हमें कोई पता नहीं लगता है कि किस तरह की एटम के बीच में किस तरह की फोर्सेस है। साथ में हमारे को दो डिफरेंट कोवलेंट बॉन्ड को अगर हम देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम के बीच में है, ये इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और ये F2 मॉलिक्यूल्स में F और F के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। दोनों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हुए कोवलेंट बॉन्ड है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है दोनों में। अब नजर हमारे को आ रहा है कि दो एटम आपस में यहाँ पे बॉन्डेड है बाय द कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास कहीं कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि व्हाई द बॉन्ड लेंथ ऑफ दिस टू डिफरेंट बॉन्ड्स आर डिफरेंट। क्यों होती है ये दो मॉलिक्यूल्स में जो कोवलेंट बॉन्ड की जो लेंथ है वो क्यों डिफरेंट है, इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्यों डिफरेंट है। इसका हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड में अभी तक हमने ऐसा नहीं पढ़ा। सिमिलरली जो बसेपर थ्योरी पढ़ी हमने, उसमें क्या है कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री आपको लर्न करके ही हमें जो है उसको याद रखना पड़ता है। साथ में उसके लिए कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इन लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आज हम एक नई थ्योरी लेके आए हैं, वो है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या रहती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस थ्योरी की कुछ बेसिक एजम्पशन है। ये जो थ्योरी है, इट इज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल आपस में क्या कर जाते हैं? ओवरलैप कर जाते हैं। तो उसके बेस्ड सबसे पहले हम इसकी एजम्पशन देखते हैं कि एजम्पशन क्या है थ्योरी की, कि जो बेसिक है वो क्या ले रखा है थ्योरी में, इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो सबसे पहले एजम्पशन की बात करेंगे तो हम बात करते हैं कि जो एटम्स है दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बनने के बाद भी एटम अपनी आइडेंटिटी जो है वो लूज नहीं करते। फर्स्ट एजम्पशन। सेकंड एजम्पशन क्या है कि जब दो एटम को हम क्या करेंगे, जैसे ए और बी दो एटम को हम क्लोज लाएंगे तो इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, that is due to the interaction of valence electron only। किसके बीच में इंटरेक्शन होके? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होके ही बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है दे डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तीसरी बात है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन जो है, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी ही लूज होती है। जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो अनअफेक्टेड रह जाते हैं। और जो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसकी बेसिक एजम्पशन में हम एक और बात करते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी। और सिस्टम की एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम जो है वो क्या बनेगा? स्टेबल होगा। या मॉलिक्यूल्स की जो फॉर्मेशन है वो स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगी। और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है उतना स्ट्रॉन्गर जो है क्या रहता है? बॉन्ड रहता है। तो ये एजम्पशन थी कि मॉलिक्यूल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही टेक पार्ट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। और हम बात करते हैं कि इन्हीं की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इन्हीं की आइडेंटिटी लूज होती है और एटम अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। यही वैलेंस बॉन्ड अप्रोच हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के लिए करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड अप्रोच टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे कि H2 एग्जिस्ट। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट करता है, क्यों एग्जिस्ट करता है, हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ए और बी कोई दो हाइड्रोजन एटम है। जैसे हमारे पास ये हाइड्रोजन एटम ए एंड दिस हाइड्रोजन एटम इज बी एंड HA दैट इज न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसके न्यूक्लियस में, एक एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है हाइड्रोजन एटम में? 1।
इसके पास भी एक प्रोटॉन है, इसको मैं लिख रहा हूं Hb। Ha और Hb क्या है? न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको मैं देखिए इस एटम के पास इस इलेक्ट्रॉन को लिख रहा हूं मैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको लिख रहा हूं मैं Ea, और इसके इलेक्ट्रॉन तो Ea इसका क्रॉसपोंडिंग इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली इसके क्रॉसपोंडिंग इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के पास, इसका Eb, ये जो है इसका इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या रहती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको डॉटेड लाइन से, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये इस तरह से आपने एरो लगाने हैं, इस तरह से। ये जो एरो है, इस तरह से जो एरो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये है अट्रैक्शन के लिए। ये आप बात करते हैं हम यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरह की। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है? एटम के वो अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन को हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ये किस तरफ से एरो है? ये इस तरह से अपोजिट एरो लगाएंगे इस तरह से यहां पर। अब जब ये एटम दूर दूर है, यहां पे दूर दूर है, तो जो एनर्जी है सिस्टम की, दैट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल एनर्जी ऑफ द एटम। इसकी और इसकी सम है, जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की, जो टोटल एनर्जी है सम ऑफ इंडिविजुअल एनर्जी ऑफ द एटम्स। लेकिन जब हम इन एटम को व्हेन these atoms brought together, जब ये कम क्लोज टू ईच अदर, जब ये क्लोज आना शुरू होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, दो हाइड्रोजन एटम जो है, दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन होते हैं H+H। जब ये क्लोज आएंगे, क्या आएंगे? क्लोज आएंगे, तो इनमें नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी बेटा। वो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में होगी? देखिए, एटम ए का न्यूक्लियस और एटम बी का इलेक्ट्रॉन के बीच में एक न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेज आएगी, इस तरह से। इनको हम थिक लाइन से जो है डिनोट कर देंगे। ओरिजिनल जो पहले से है उसको डॉटेड लाइन से, और जो न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेज है वो थिक लाइन से हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ऐसे। और एटम बी का न्यूक्लियस और एटम ए के इलेक्ट्रॉन के बीच में एक ये इस तरह से अट्रैक्टिव फोर्सेज आ जाती है, इस तरह से अट्रैक्टिव, टू न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेज जो आती है। दो ऑलरेडी पहले से है एटम और उसके न्यूक्लियस के बीच में। हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारे पास? ये ओल्ड जो मॉलिक्यूल्स में एटम एंड इट्स इलेक्ट्रॉन एंड इट्स ऑन इलेक्ट्रॉन, एटम और उसके ऑन इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसे लिखेंगे हम इसको? एटम का न्यूक्लियस Ha और Ea, ये ऑलरेडी पहले से है। Ha और Ea के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दूसरी आती है यहाँ पे, सेकेंड वन इज Hb एंड इट्स इलेक्ट्रॉन Eb। अब जो दो न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेज यहाँ पे बनती है, वो किसके बीच में बनेगी? वो हमारे पास बनेगी Ha और Eb के बीच में। ये न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेज है, ये न्यू आती है हमारे पास, कौन सी है? Ha और Eb, मतलब न्यूक्लियस ऑफ एटम A एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम B, ये न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेज आएगी जब ये क्लोज आएंगे। और दूसरी आ जाती है हमारे पास Hb और Ea, इसके एटम B और एटम A के इलेक्ट्रॉन के बीच में न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो दो नई अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है यहां पे ऑपरेट होती है। अब बात करते हैं रिपल्सिव फोर्सेस की। अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ साथ रिपल्सिव फोर्सेस भी ऑपरेट होती है यहाँ पे। उन रिपल्सिव फोर्सेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, जैसे अगेन मैं दोबारा लिखूंगा यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस के लिए, जो रिपल्सिव फोर्सेस है इनको मैं इस तरह से लिखूंगा, ये इस तरह से रिपेल कर रही है, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम क्लोज लाएंगे, ठीक है। रिपल्सिव फोर्सेस एक्चुअल में होता क्या है कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है दे कम एटम टू क्लोज ईच अदर, एंड जो रिपल्सिव फोर्सेस है वो उनको क्या करती है? अपार्ट करती है, दूर करती है। रिपल्सिव फोर्सेस एटम को दूर करेगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो एटम को क्या करेगी? क्लोज लेके आएगी। तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस दिखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कौन सी रिपल्सिव फोर्स बनती है। Ha, ये हमारे पास Ha है,
और ये E A है, और यहाँ पे HB है, और ये पे EB है, ऐसे लिख रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन EA एंड EB, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और इसको HB लिख रहा हूँ। अब जब न्यूक्लियस क्लोज आएंगे तो सिमिलर चार्ज रिपेल करेगा, एक रिपल्सिव फोर्सेस न्यूक्लियस के बीच में आ जाएगी, ये वाली, और दूसरी रिपल्सिव फोर्सेस जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी सिमिलर चार्ज के हैं, एक जैसा चार्ज है नेगेटिव चार्ज, ये भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहां पर दो न्यू रिपल्सिव फोर्सेस बन रही है। देखिए जब हम दो एटम आपस में हम बात करते हैं इंटरेक्ट करते हैं, व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर, हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस भी ऑपरेट हो रही है, रिपल्सिव फोर्सेस भी आ रही है। अट्रैक्टिव फोर्सेस भी टू न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस बन रही है, वो आपको बताया भी, और रिपल्सिव फोर्सेस भी बताए, जो दो रिपल्सिव फोर्सेस बन रही है, जो रिपल्सिव फोर्सेस बन रही है वो हमारे पास कौन सी बन रही है, HA और HB के बीच में, दोनों न्यूक्लियस में जो है रिपेल करेंगे, और दूसरी जो आ रही है सेकंड जो आ रही है EA और EB के बीच में, इन दो इलेक्ट्रॉन के बीच में भी क्या हो रही है, रिपल्सन हो रही है। दो अट्रैक्टिव फोर्सेस, दो ही रिपल्सिव फोर्सेस, बट एक्सपेरिमेंटली यहां पे आपको याद रखना है कि एक्सपेरिमेंटली जो मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस है इट इज मोर देन द रिपल्सिव फोर्सेस। मैंने आपको बताया कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो एटम को क्लोज लेके आती है, और जो रिपल्सिव फोर्सेस है वो उनको दूर करती है। अब यहां पे जो मैग्नीट्यूड है जो रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्सेस का, इट इज ग्रेटर देन द रिपल्सिव फोर्सेस, जिस वजह से हम बोलते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है जब ये दो एटम क्लोज आते हैं, और इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो जाती है। सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाती है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाती है, और मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन हो जाती है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है आ जाती है, जिसको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं उसको, कोवैलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस इस तरफ और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ले लेते हैं हम, और इस तरफ हम ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम यहां से शुरू करते हैं, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं कितनी है, 0 है। जब एटम जो है आइसोलेटेड है, अकेला अकेला सिंगल एटम है, आइसोलेटेड एटम है, तो पोटेंशियल एनर्जी हम बोलते हैं सिस्टम की 0 है। इस तरफ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव, इससे नीचे, और इससे ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है, पॉजिटिव। यहां पे मान लेते हैं दो एटम है जो फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर है, ये दो हाइड्रोजन एटम A और B जो दूर दूर है, लेकिन जब ये क्लोज आते हैं, क्लोज आने पर जो एनर्जी है वो डिक्रीज होना शुरू होती है। जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और एटम देखिए इस तरह से ये क्लोज आ गए, दो एटम जो है, ये पोजीशन A मान लेते हैं हम, ये पोजीशन B बोल देते हैं। पोजीशन A में एटम दूर दूर है, पोजीशन B में एटम थोड़े क्लोज आ गए, एनर्जी डिक्रीज होना शुरू होगी, और एक स्टेज ऐसी आती है कि जब ये ओवरलैप कर जाते हैं, देखो बहुत क्लोज आ जाते हैं एटम और ओवरलैपिंग हो जाती है, और सिस्टम जो है इट विल एक्वायर द मिनिमम स्टेट ऑफ एनर्जी। यहां पर जो एनर्जी है वो क्या होती है, मिनिमम हो जाती है। मान लेते हैं यहां पर एनर्जी मिनिमम हो जाती है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, देखिए ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, मान लेते हैं इसको हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, R0। इस पॉइंट पे आके जो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी वो मिनिमम हो जाती है, इससे कम और नहीं डिक्रीज हो रही है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन, ये जो यहां से यहां तक की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस,
जो सिस्टम की जो एनर्जी है वो यहाँ पे मिनिमम हो जाती है। और इन केस ऑफ हाइड्रोजन अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, तो ये हो जाती है हमारे पास 74 पिकोमीटर। आपको पता है कि जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है जिसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं वो किस में मेजर की जाती है? पिकोमीटर में। अब अगर हम इससे पीछे नहीं जा सकते बेटा, 74 पिकोमीटर से, इन केस ऑफ हाइड्रोजन 74 पिकोमीटर से पीछे अगर एटम को हम लेके जाते हैं और क्लोज लेके आते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उस सिस्टम की इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, ऐसे इस तरह से, और सिस्टम जो है अनस्टेबल हो जाता है। तो ये मिनिमम डिस्टेंस है हाइड्रोजन एटम के लिए कि दो हाइड्रोजन एटम जब कंबाइन करते हैं तो सिर्फ हम उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इतनी डिस्टेंस के ऊपर जो है 74 जो पिकोमीटर है, यहां पर बात करते हैं। यहां पे जैसे ये सी पोजीशन आ गई और यहाँ पे डी पोजीशन की, एटम जो है बहुत क्लोज आ गए हैं, बहुत ज्यादा ओवरलैप कर गए हैं, बहुत ज्यादा ओवरलैप कर गए, सॉरी, यहाँ पर थोड़े से ओवरलैप किए, यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवरलैप कर गए, तो सिस्टम की एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी? रिपल्सन हो जाएगी, रिपल्सन। और रिपल्सन से सिस्टम की एनर्जी जो है बढ़ जाती है और सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। मींस सिर्फ इतनी डिस्टेंस के ऊपर ही 74 पिकोमीटर पे ही सिस्टम की जो एनर्जी है वो मिनिमम रहेगी इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में जो सिस्टम एक्वायर करता है मिनिमम स्टेट ऑफ एनर्जी एक पर्टिकुलर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में, वो उस बॉन्ड की क्या रहती है? बॉन्ड लेंथ रहती है बेटा। वो उस मॉलिक्यूल्स में एटम के बीच में बॉन्ड लेंथ रहती है। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन ये बॉन्ड लेंथ कितनी है? 74। इससे अगर पीछे हम बोलेंगे कि 73 लेके आए, 72 लेके आए, तो सिस्टम जो है अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज करना शुरू कर जाती है। तो ये है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। भाई He2 डज नॉट एग्जिस्ट, He2 डज नॉट एग्जिस्ट, एक्सप्लेन विद वैलेंस बॉन्ड अप्रोच। H2 एग्जिस्ट करता है, He2 डज नॉट एग्जिस्ट। हमने एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आपको बताया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो अगर ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हो गया तो मॉलिक्यूल्स जो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ देखते हैं हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं। ये हमारे पास 2 प्रोटॉन आ गए, एक एटम के और दूसरे एटम के 2 प्रोटॉन दिया, 2 हीलियम एटम आ गए हमारे पास। अब एक एटम के पास, हीलियम के एक एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इसका ये आ गया, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये आ गया और एक ये आ गया। इनके बीच में क्या है? अट्रैक्टिव फोर्सेस है, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच। ये 2, एक ये एटम हो गया हमारे पास हीलियम जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक दूसरा एटम हो गया ए और बी, ठीक है। 2 एटम है हमारे पास हीलियम के जिसमें 2 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, ईच हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। इनके बीच में ये अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम इस तरह से लिखेंगे, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये कैसी फोर्सेस है? अट्रैक्टिव फोर्सेस है। सिमिलर अब जब हम बात करते हैं व्हेन दीज 2 एटम कम क्लोज टू ईच अदर, न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो आती है हमारे पास। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए बना रहे हैं हम। ये कौन सी फोर्सेस है? अट्रैक्टिव फोर्सेस। किस किस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस आएगी? देखिए हम बात करेंगे इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में, बी का न्यूक्लियस और ए का जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस एक ये ऑपरेट हो जाएगी, एक सेटअप हो जाएगी। इसका न्यूक्लियर और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में एक ये आ जाएगी। अब इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन और इसका ये न्यूक्लियस, इसके बीच में ऑपरेट हो जाएगी एक, और इसके और इसके बीच में एक ऑपरेट हो जाएगी। देखिए 4 न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस, 1 2 3 और 4। ये 1
ये 2, ये 3 और ये 4 न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी आ जाती है यहाँ पे? न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी आ गई? 4। जब दो एटम्स जो है हीलियम के, व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर, 4 न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट। कितनी ऑपरेट हो गई, कितनी सेटअप हो गई? 4 न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब रिपल्सिव फोर्सेस आपको बताया है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ साथ रिपल्सिव फोर्सेस भी आती है। तो रिपल्सिव फोर्सेस देखते हैं हम। ये 2 हीलियम के न्यूक्लियस, ये इनके 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका और एक इसका। ऑलरेडी जो पहले से रिपल्सिव फोर्सेस है वो इन इलेक्ट्रॉन्स के, इसके और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस पहले से आएगी। ये ऑलरेडी है। जो डॉटेड लाइन से हम शो कर रहे हैं वो पहले से एग्जिस्ट, मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर रिपल्सिव फोर्सेस है यहाँ पे। जैसे हमने अट्रैक्टिव फोर्सेस शो की थी डॉटेड लाइन से कि ऑलरेडी 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस पहले से थी, 2 मॉलिक्यूल्स, 2 इस एटम के बीच में, 2 इस एटम के बीच में। तो यहाँ पर भी रिपल्सिव फोर्सेस भी ऑलरेडी पहले से है 2। अब न्यू जो रिपल्सिव फोर्सेस आएगी, रिपल्सिव फोर्सेस को हम आपको बताया हुआ है इस तरह से लिखेंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस आएगी, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है दोनों, तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, तो न्यूक्लियस के बीच में। अब इस और इस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक रिपल्सिव फोर्सेस ये आ गई, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक रिपल्सिव फोर्सेस ये आ गई, 3 हो गई, 1 2 3। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ये भी रिपेल करेंगे बेटा, और इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्सिव फोर्सेस आ गई। तो हम इसको 1 2 3 4 और 5। तो जो न्यू रिपल्सिव फोर्सेस है, वो कितनी आ जाएगी? टोटल 5। अब नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस वो ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो आपको बताया हुआ है जो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, मींस फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल्स में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाती है एंड द सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। तो हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों लिखा? नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस इज लेस देन नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द वैलेंस बॉन्ड approach